हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 25 गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फिज़िकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, when there are no external forces the shape of a liquid drop is determined by। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी तो जो लिक्विड ड्रॉप है उसकी शेप कैसे डिटरमाइन की जाएगी? सो इट्स शेप विल बी डिटरमाइंड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गिवन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। So first statement है, small droplets of a liquid are spherical due to surface tension। So liquid के जो small droplets होते हैं वो spherical in shape होते हैं due to surface tension। So it is a true statement। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑयल राइजेज थ्रू द विक ड्यू टू कैपिलैरिटी। ऑयल जो है वो विक से राइज होता है कैपिलैरिटी की वजह से, मीन्स ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड को मूव करता है। दैन नेक्स्ट है, इन ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक्स थ्रू अ स्ट्रॉ वी यूज़ अ फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। सो जब हम कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ की हेल्प से पी रहे होते हैं तो उसमें आपका कैपिलैरिटी का फिनोमिना जो है वो नहीं एप्लीकेबल होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देन लास्ट है, गम इज़ यूज टू स्टिक टू सर्फेसिस इन दिस प्रोसेस वी यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अडेशन। तो गम जो है वो दो सरफेसेस को एक साथ जोड़ने के लिए यूटिलाइज होती है एंड इस प्रोसेस में अडहेशन प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके आ गई ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज़ 90 डिग्री देन। तो जब सॉलिड और लिक्विड के बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो आपका 90 डिग्री रहेगा, उस कंडीशन में जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस होंगी वो आपकी एडहेसिव फोर्सेस के इक्वल रहेंगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ। सो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया हैज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट वाइल बोरोन ट्राईफ्लोराइड हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज। तो जो दो कंपाउंड दिए हैं यहाँ पर, एक अमोनिया एंड एक बोरोन ट्राईफ्लोराइड। सो जो अमोनिया है उसकी डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है, इट हैज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन बोरोन ट्राईफ्लोराइड की जीरो डाइपोल मोमेंट होती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? सो द रीज़न बिहाइंड इज़ द स्ट्रक्चर। सो जो अमोनिया होता है दैट इज़ NH3। NH3 अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड इन शेप होता है, जबकि BF3 दैट इज़ बोरोन ट्राईफ्लोराइड ये आपका प्लेनर इन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है वो डाइपोल मोमेंट होती है एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड की ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रहती है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SO4 कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल सल्फो एटम with 4 equivalent oxygen atoms. What should be the internal OSO bond angle V? So SO4, ठीक है, SO4 में एक सेंट्रल सल्फर एटम होगा एंड बाकी पोजीशन पे इसमें ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन रहेंगी। तो जो OSO कंपाउंड है, ठीक है, OSO है, तो इसमें इंटरनली बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? तो इसका जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो आपका रहेगा 109.5 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन कैन गिव एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। सो जो हाइड्रोजन है वो आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। सो इट इज़ ट्रू।
देन नेक्स्ट है हाइड्रोजन कैन फॉर्म एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन वाई गेनिंग एन अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाएगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद सम अदर एलिमेंट बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंसी। हाइड्रोजन जो है वो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंसी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द नेक्स्ट है हाइड्रोजन कैन एंटर इनटू कोऑर्डिनेट लिंकेज विद अदर एटम। तो ये कोऑर्डिनेट लिंकेज में एंटर नहीं कर सकता है अदर एटम्स के साथ, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज रूल इज एप्लीकेबल टू। सो फेज रूल किसके लिए एप्लीकेबल रहता है? सो फेज रूल इज एप्लीकेबल टू हेट्रोजीनस सिस्टम वेयर फिजिकल और केमिकल। ठीक है, हेट्रोजीनस सिस्टम चाहे वो फिजिकल सिस्टम हो या केमिकल सिस्टम हो, दोनों सिस्टम्स के लिए फेज रूल जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए और वो सिस्टम आपका हेट्रोजेनस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायलेटोमीटर इज एन apparatus यूज टू मेजर। सो डायलेटोमीटर apparatus का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन अल्यूमिनियम एंड क्लोरीन इन AlCl3 इज। तो अल्यूमिनियम और क्लोरीन AlCl3 के बीच में, ठीक है, इसमें जो अल्यूमिनियम है एंड आपका क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग जो है वो होती है? तो इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगी विद पोलर कैरेक्टर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट इनमें से किस मॉलिक्यूल की रहेगी? सो ये आपका मॉलिक्यूल रहेगा BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules is a statement of। तो अगर इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेस की सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट किस लॉ के रिगार्डिंग है? तो दिस स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एवोगैड्रोस लॉ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रोपी इज मेजर्ड इन। तो एंट्रोपी की यूनिट्स क्या रहती हैं? तो एंट्रोपी जो है वो कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, इसमें भी मेज़र की जा सकती है। जूल पर केल्विन पर मोल एंट्रोपी यूनिट, ये तीनों ही इसकी एंट्रोपी की आपकी यूनिट्स हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेज इज अ। तो दो या फिर दो से ज़्यादा गैसेज की मिक्सिंग जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड एज। तो फ्री एनर्जी फंक्शन की इक्वेशन क्या रहती है? तो इसमें आपका इक्वेशन रहती है G इज इक्वल टू H माइनस TS, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेटेड दैट। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू टेक हीट फ्रॉम होटर रिजर्वॉयर और उसको कन्वर्ट करता है into work via cyclic processes without transferring a part of heat to cooler reservoir। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए है। इसके अलावा स्टेटमेंट बी है दैट इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू वन एट अ हाइयर टेम्परेचर। सो हीट ट्रांसफ़र जो है वो लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी में इम्पॉसिबल रहता है, एंड ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन वन। जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो भी
1 से कम ही रहती है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को शो करती हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इज। तो सरफेस टेंशन की यूनिट्स क्या हैं? तो इट इज़ डाइन पर सेंटीमीटर इनवर्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड। तो विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल क्या रहता है? तो ये आपका होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो एनिसोट्रॉपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट एंड इरेगुलर जियोमेट्री। सो दीज थ्री आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन आइसोट्रॉपी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम of glucose having molecular formula 1 molecular mass 180 is present in 500 gram of water. The molality of the solution is। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हमें दी गई हैं। गिवन दिया हुआ है ग्लूकोज का गिवन अमाउंट, उसका मॉलिकुलर मास एंड कितने अमाउंट ऑफ वाटर में वो प्रेजेंट है, एंड उसमें हमें मोलैलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो रहेगा आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब जो मोल्स हैं वो आपका आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे आप वेट बोल लीजिए, वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला रहेगा, 100 नहीं, यहाँ पे इंटू 1000। देन जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 वाई 180 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 1000 आ जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम्स। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.4 मोलैलिटी इस ग्लूकोज की रहेगी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटीज ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl एंड 0.1 नॉर्मल H2SO4 इज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मोलैरिटी दी गई है एंड इस मोलैरिटी की हमने मीन्स यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया है, नॉर्मल सॉल्यूशन को हमने मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। सो इसमें जो है वो बेसिक फार्मूला जो है वो रहता है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि आपका रहता है यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो HCl का मॉलिक्यूलर वेट आपका सिमिलर रहता है जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो यहाँ पे ये सिंपल मॉलिक्यूलर वेट ही आ जाएगा। तो ये कैंसिल होकर नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगी HCl के केस में। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 0.1 मोलर HCl ही रहेगा, एंड H2SO4 के केस में इक्विवेलेंट वेट जो है वो 49 होता है, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका 98 होता है। दैट वाई ये जो है वो इसका हाफ हो जाएगा। सो इसमें 0.05 मोलर H2SO4 इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द एम्स ऑफ काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स के एम को कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल कर रही है? तो जो काइनेटिक्स है उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको मेज़र भी कर सकते हैं, एंड किसी दूसरे रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। देन टू बी एबल टू एस्टेब्लिश द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स।
तो हम इसमें मैकेनिज़्म को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये किस मैकेनिज़्म से जो हमारा रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड करेगा। एंड रिएक्शन को कंट्रोल करना भी इज़ वन ऑफ द एम ऑफ काइनेटिक्स। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके काइनेटिक्स के एम को दर्शाती हैं। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के हैज़ अ यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के जो है उसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो इसमें आपका सिंपल आ जाएगा पर आर, इसमें आपकी यूनिट जो है वो आ जाएगी। पर आर मीन्स टाइम, पर यूनिट टाइम। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिक्स इज एप्लीकेबल फॉर। तो थर्मोडाइनमिक्स जो है वो किस टाइप के सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल रहती है। So it is applicable for macroscopic system. Option B is the right answer. Next question है, a system in which no thermal energy pass into or out of the system is called. So एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो थर्मल एनर्जी आ सकती है, अंदर आ सकती है, ना ही उस सिस्टम से थर्मल एनर्जी बाहर जा सकती है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है एडियाबैटिक सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज। सो एक अल्फा पार्टिकल क्या है। सो एक अल्फा पार्टिकल में आपके 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है आपका एक अल्फा पार्टिकल। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जेजर मूलर काउंटर वन काउंट इज डायरेक्टली ड्यू टू। तो जेजर मूलर काउंटर में एक काउंट जो है वो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस से आता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज वन काउंट इज डायरेक्टली ड्यू टू मेनी इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल कौन सा है। तो एक्सटेंसिव एंड दूसरी आती है आपकी इसके ऑपोजिट में इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि किसी मैटर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर मैटर होगा तो उसी बेसिस पे वो प्रॉपर्टी रहेगी। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो रहती हैं जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में यहाँ से आपका आ जाएगा मास, जैसे कि मास किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी का मास क्या है, या कोई अदर कोई भी आप एग्जांपल ले लो, तो वो किसी पर्टिकुलर मैटर की तरफ इशारा करते हुए मास पूछा जाएगा। देन सेम आ जाएगा आपका वॉल्यूम के केस में, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की ही, किसी पर्टिकुलर मैटर की ही वॉल्यूम जो है पूछी जाएगी, ठीक है। एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, ठीक है। मीन्स किसी पर्टिकुलर उसका नहीं होगा कि जैसे मैंने बोल दिया कि एक मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का क्या प्रेशर है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहता है ये, ठीक है। मैटर से रिलेटेड नहीं रहता, ना प्रेशर ना टेम्परेचर। तो इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी आ जाएंगी मास एंड वॉल्यूम। सो पी एंड एस, इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट वन। इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल कौन सा नहीं है, ठीक है। अब दो टाइप के मेनली प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जो कि हीट रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है। एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस आपका वो होता है जिसमें जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा वो आपका आ जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड एक्सोथर्मिक जो कि हीट को रिलीज़ करेगा। तो इसमें ऑप्शन वन है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स। तो सॉलिड सॉल्ट्स जो हैं अगर वो मेल्ट होंगे मीन्स उन्होंने एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल हीट को अब्जॉर्ब करके अपनी जो उसकी कंपोजिशन है उसको चेंज कर दिया है। लाइक बात की जाए, एक आइस क्यूब ले लो आप,
ठीक, आइस क्यूब जो है वो अपने सराउंडिंग से अगर उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में नहीं रखा जाएगा फ्रीजिंग कंडीशन में, तो वो आइस क्यूब जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आपकी हीट अब्जॉर्ब करेगा, एंड अब्जॉर्ब करने पे वो अपनी जो शेप है उसको चेंज करने लग जाएगा, वो आइस क्यूब से लिक्विड में मेल्ट होने लग जाएगा। देन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर एक सफिशिएंट टेम्परेचर के कांटेक्ट में जाएगा तो वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, हीट को ऑब्जॉर्व करेगा एंड इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। देन नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो शुगर की प्रोडक्शन होती है फोटोसिंथेसिस पे, उसमें भी हीट जो है वो ऑब्जॉर्व होती है। सो ये तीनों ही जो है वो आपके एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के। लेकिन जो मिक्सिंग ऑफ वाटर विद कैल्शियम क्लोराइड, जब आप वाटर को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, सो उस केस में आपको हीट जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है, एक हीट इवॉल्व होगी, हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ ट्रिपल पॉइंट। सो ट्रिपल पॉइंट पे जो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है उन दोनों को फिक्स रखा जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं ट्रिपल पॉइंट पे। सो यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन हमने फिजिकल केमिस्ट्री के कर लिए हैं। अभी कल हम एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि गुजरात GPSC के थ्रू कंडक्ट किया गया था प्रीवियस ईयर का, जिसमें टोटल 200 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो टोटल 200 MCQ क्वेश्चंस हम कल वाली वीडियोस में करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।